पिछली क्लास में हमने बात किया था रेस्पायरेशन के बारे में। रेस्पायरेशन क्या होता है और सब ऑर्गेनिज्म में रेस्पायरेशन का जो मेथड होता है वो अलग अलग होता है। तो पिछली क्लास में हमने ब्रीफली डिस्कशन कर लिया था रेस्पायरेशन के बारे में। आज हम लोग शुरू करेंगे मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग, यानी कि जो ब्रीथिंग का जो प्रोसेस होता है वो किस तरह से होता है। बेसिकली हम ह्यूमन के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Breathing involves two stages: inspiration, during which atmospheric air is drawn in, and expiration, by which the alveolar air is released out. क्या होता है कि ब्रीथिंग में मेनली दो स्टेजेस होता है, एक इंस्पायरेशन होता है और एक्सपायरेशन होता है। इंस्पायरेशन वो प्रक्रिया होती है जिससे एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लिया जाता है, और एक्सपायरेशन वो प्रक्रिया होती है जिससे सेल ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है, तो वो एक्सपायरेशन होता है। ठीक है। द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये जो एयर का मूवमेंट होता है, यानी कि एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन होता है, ये प्रेशर ग्रेडियंट के आधार पर होता है। मतलब ये होता है कि हमारा जो लंग्स है वो प्रेशर ग्रेडियंट के आधार पर रेस्पायर करता है। मतलब ये है कि लंग्स अपना वॉल्यूम कभी बढ़ाता है कभी घटाता है। तो जब लंग्स अपना वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर देता है तो प्रेशर डिक्रीज़ होता है, तो जिससे एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आ जाता है। फिर जब लंग्स अपना वॉल्यूम डिक्रीज़ करता है तो प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, तो फिर एयर जो है कि वो बाहर चला जाता है। ठीक है। Inspiration can occur if the pressure within the lungs, intrapulmonary pressure, is less than the atmospheric pressure. That is, there is a negative pressure in the lungs with respect to the atmospheric pressure. Similarly, expiration takes place when the intrapulmonary pressure is higher than the atmospheric pressure. क्या होता है कि जब लंग्स का वॉल्यूम इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम जब बढ़ जाता है तो प्रेशर घट जाता है, तो एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आता है जिससे एक्सपायरेशन होता है। उसके बाद जब इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज यानी कि कम हो जाता है तो प्रेशर इंक्रीज़ कर जाता है, जिससे एयर जो है कि बाहर चला जाता है। The diaphragm and a specialized set of muscle, external or internal intercostal muscle between the ribs, help in generation of such gradient. और ये जो प्रेशर और वॉल्यूम का जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होना होता है, ये बेसिकली डायफ्राम और कुछ मसल्स होती हैं, जैसे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो हमारे रिब में पाया जाता है, वो बेसिकली इस फंक्शन को पूरा करता है, यानी कि प्रेशर ग्रेडियंट को क्रिएट करता है। इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम विच इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चैम्बर इन द एंट्रियो पोस्टीरियर एक्सिस। बेसिकली इंस्पायरेशन किस तरह से होता है कि हमारा जो डायफ्राम है, डायफ्राम क्या करता है कि कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो फ्लैटेन हो जाता है, जिससे एयर का जिससे पल्मोनरी इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाता है, तो जिससे प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है, तो एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आ जाता है। ठीक है। The contraction of external intercostal muscle lifts up the rib and the sternum, causing an increase in the volume of the thoracic chamber in the dorsal ventral axis. अब क्या होता है कि जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल होता है वो दोनों तरफ से होता है, जैसे डोर्सल की तरफ और स्टर्नम की तरफ। डोर्सल क्या होता है कि जो आपका पीठ वाला पोर्शन होता है, जो पीछे वाला पोर्शन होता है, उसको हम डोर्सल कहते हैं, और जो आगे वाला पोर्शन होता है उसको स्टर्नम कहते हैं। तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल क्या करता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो जिससे इसका थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है। द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम कॉज अ सिमिलर इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम। ठीक है। तो बाकी जो भी फंक्शन होता है वो बेसिकली इस थोरेसिक वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर देता है। एन इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेज द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच फोर्सेस द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग्स। क्या होता है कि जब वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाता है, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाता है, तो प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है। तो और हम जानते हैं कि प्रेशर हमेशा अपने हाई से लो की तरफ जाता है, तो जब वॉल्यूम बढ़ जाता है तो उसका ये प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है, तो एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आ जाता है। ठीक है। तो उसी से इंस्पायरेशन होता है। रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल
returns the diaphragm and sternum to their normal position and reduces the thoracic volume. ठीक है, वॉल्यूम एंड दियर बाय द पल्मोनरी वॉल्यूम। क्या होता है कि फिर जब इंस्पायरेशन के बाद एक्सपायरेशन होगा, एक्सपायरेशन में क्या होगा फिर कि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल वो रिलैक्स कर जाएगा, ठीक है, और डायफ्राम भी रिलैक्स होगा, जिससे वॉल्यूम डिक्रीज़ कर जाएगा, थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा, जिससे प्रेशर वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जब प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा एटमॉस्फेरिक एयर से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम का प्रेशर जो इंक्रीज़ हो जाएगा, तो प्रेशर अंदर से बाहर चला जाएगा, जिससे एक्सपायरेशन होगा। This leads to an increase in intrapulmonary pressure to slightly above the atmospheric pressure, causing the expulsion of air from the lungs, that is expiration। फिर इसी प्रक्रिया द्वारा एक्सपायरेशन होता है, यानी कि एयर को बाहर कर दिया जाता है। We have the ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscles to the abdomen। फिर क्या होता है कि अगर हम चाहें तो मतलब जैसे हमारा ये कैपेसिटी है अंदर कि हम चाहें तो अपने इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन रेट को बढ़ा सकते हैं। जैसे हम नॉर्मल जब रिस्पायर करते हैं तो नॉर्मली जो हमारा डायफ्राम है वही कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, जिससे एक नॉर्मल ब्रीथिंग होता है। अगर आप चाहें तो अपने रिस्पायरेशन को बढ़ाना चाहें तो आपका एक एडिशनल मसल होता है, ठीक है, एडिशनल मसल क्या करता है कि वो और भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो एब्डोमेन में बेसिकली होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो जिससे आप ज़्यादा इंस्पायरेशन भी कर सकते हैं और एक्सपायरेशन भी कर सकते हैं। On an average, a healthy human breathes 12 to 16 times per minute. The volume of air involved in breathing movements can be estimated by using a spirometer with the help, which helps in clinical assessment of pulmonary function। और नॉर्मल जो ह्यूमन होता है वो बेसिकली 1 मिनट में 12 से 16 मरतबा वो रेस्पायर कर सकता है, ठीक है। और रेस्पायर को मापने के लिए, ब्रीथिंग कैपेसिटी को मापने के लिए स्पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ डायग्राम को भी देख लेते हैं। देखिए इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में क्या होता है। सबसे पहले देखिए एक्सपायरेशन की पहले बात कर लेते हैं। एक्सपायरेशन का मतलब आप एयर को बाहर कैसे निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि आपका डायफ्राम रिलैक्स हुआ, ये डायफ्राम है, डायफ्राम रिलैक्स हुआ तो थोरेसिक वॉल्यूम घट गया, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द थोरैक्स डिक्रीज हो गया, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो था वो भी रिलैक्स कर गया, रिब एंड स्टर्नम रिटर्न टू द ओरिजिनल पोजीशन, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ गया, तो उसका थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, तो प्रेशर वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, तो जिससे क्या होगा कि वो एयर एक्सपेल हो जाएगा, ठीक है। और जब इंस्पायरेशन की बात करेंगे तो क्या होगा कि डायफ्राम जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, ये फ्लैटन हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट करके, और जो वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है, और जो रिब और स्टर्नम हो क्या वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा या रेस्ट हो जाएगा, जिससे रिब केज का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो एयर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा, तो फिर एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आ जाएगा, इससे इंस्पायरेशन होगा। तो उम्मीद है कि आपको एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रेस्पायरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़। रेस्पायरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज़ क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। नॉर्मल इंसान जो है कि जो ब्रीथिंग करता है नॉर्मली, जैसे वो अपना फोर्स लगा करके इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन नहीं करता है, जो नॉर्मली जो ब्रीथिंग करता है उसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। और टाइडल वॉल्यूम में मिनिमम और मैक्सिमम या नॉर्मल कह सकते हैं कि वो 500 ml का एयर अंदर और बाहर करता है, ठीक है। देखिए टाइडल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पायरेशन, इट इज़ अप्रोक्स 500 ml, दैट इज़ हेल्दी मैन कैन रिस्पायर और एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली 6000 to 8000 ml एयर पर मिनट, ठीक है। मतलब क्या होता है कि नॉर्मल व्यक्ति एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन में नॉर्मली 500 ml एयर को अंदर और बाहर करता है। तो अगर एक नॉर्मल व्यक्ति 1 मिनट में 12 से 16 बार रेस्पायर करता है, तो हम 12 बार मान लेते हैं, तो 1 मिनट में 12 बार वो रेस्पायर किया, तो 500 में क्या होगा 12 पंजे 60, 6000, ठीक है, या 16 बार करता है तो 16 पंजे 80, 8000, ठीक है। तो ये टाइडल वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब आते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है।
Additional volume of air a person can inspire by a forcible inspiration. This average 2500 ml to 3000 ml. क्या होता है कि जब आप नॉर्मली इंस्पायर में टाइडल वॉल्यूम को लिए इंस्पायरेशन नॉर्मली करने के बाद फिर जो आप फोर्स लगा करके जो इंस्पायर कर सकते हैं तो हम उसको IRV कहते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या होता है कि सबसे पहले तो आप नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम को लिए, उसके बाद जो आप फोर्स लगा करके जो वॉल्यूम एयर का अंदर लिए वो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है और ये तकरीबन 2500 से 3000 ml के बीच होता है। ठीक है, अब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? Additional volume of air a person can expire by a forcible expiration. This average 1000 to 1100 ml. अब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है कि आप नॉर्मल में जो टाइडल वॉल्यूम को बाहर किए उसके बाद फिर आप फोर्स लगा करके जितना एयर बाहर निकाल सकते हैं वो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है और ये 1000 से 1100 ml तक होता है। अब आते हैं residual volume RV, volume of air remaining in the lungs even after a forcible expiration. This average 1100 ml to 1200 ml. By adding up a few respiratory volumes described above, one can describe various pulmonary capacities which can be used in clinical diagnosis. अब क्या होता है कि जब आप फोर्स लगा करके सबसे पहले तो आप टाइडल वॉल्यूम को बाहर किए, उसके बाद फोर्स लगा करके आप एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो भी बाहर कर दिए, उसके बाद जो आपका एयर अंदर बचता है रिमेनिंग उसको आप रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, ये तकरीबन 1100 से 1200 ml तक होता है। ठीक है, अब आते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या होता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी? क्या होता है मतलब टाइडल वॉल्यूम के बाद इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन। ठीक है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जब आप उसको ऐड कर देंगे टाइडल वॉल्यूम के साथ तो वो क्या हो जाएगा आपका इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो जाएगा। ठीक है, अब एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पायरेशन। दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या होता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी? मतलब ये होता है कि सबसे पहले आप जो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम को बाहर किए उसके बाद फिर आप क्या किए कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को जो बाहर किए फोर्स लगा करके उन दोनों को ऐड करने पर जो रिज़ल्ट आता है उसको हम एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, अब फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी FRC क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। दिस इंक्लूड्स ERB एंड RV। क्या होता है फंक्शनल रेस्पिरेटरी कैपेसिटी रेसिडुअल कैपेसिटी? मतलब आप एक्सपायरेशन में टाइडल वॉल्यूम को बाहर किए उसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को बाहर करने के बाद अब क्या बचा आपके पास? आपके पास क्या बचा? देखिए, वॉल्यूम ऑफ एयर that will remain the lungs after a normal expiration. This includes ERB and RV। क्या होता है कि नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम छोड़ने के बाद आप एक्सपायरेटरी वॉल्यूम आपके पास बचा, उसके बाद रेसिडुअल वॉल्यूम बचा, उन दोनों को ऐड करने पर जो रिज़ल्ट आता है उसको फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कहते हैं। फंक्शनल का मतलब क्या? आप नॉर्मल के बाद जो एयर आपके अंदर बचा वो आपके सेल में कुछ यूटिलाइज कर रहा होगा तो आपका वो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी हो जाता है। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? VC, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन। दिस इंक्लूड्स ERB, TV एंड IRV। और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्सिबल इंस्पायरेशन। वाइटल कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? आप इतना ही समझ लीजिए कि इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन नॉर्मली टाइडल वॉल्यूम, उसके बाद फिर फोर्स लगा करके जो आप इंस्पायर किए वो, उसके बाद फोर्स लगा करके जो आप एक्सपायर किए वो, जब तीनों को आप ऐड कर देंगे तो उससे वाइटल कैपेसिटी आ जाता है। ठीक है, उसके बाद टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या होता है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेट इन द लंग्स एट द एंड ऑफ अ फोर्स इंस्पायरेशन। दिस इंक्लूड्स RV, ERB, TV एंड IRV। वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। मतलब टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या होगा? जो भी एयर आप टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी सब जोड़ने के बाद जो आपका रिजल्ट आता है उसको हम
टोटल लंग्स कैपेसिटी कहते हैं। मतलब ये कि आपका लंग्स टोटल कितना एयर को अंदर ले सकता है या बाहर छोड़ सकता है, टोटल, इट इंक्लूड्स टोटल। तो टोटल लंग्स कैपेसिटी ये हो जाता है, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, फिर अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में, कि लंग्स और फिर ब्लड से ऑक्सीजन का एक्सचेंज और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आज यहीं तक के लिए रखते हैं। थैंक यू।